खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा और हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। आइए देखिए, यहां लिखा गया है, अगर सफल होने का जज्बा मजबूत हो तो असफलता आपके इरादे को कभी तोड़ नहीं सकती। मतलब आपने अपने सफलता के लिए जो दृढ़ निश्चय किया है उसको विकल्प के रूप में मत बदलने दीजिए। आप अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए, आप सफल होकर ही रहेंगे। इसी क्रम में आपसे गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। यह सेशन आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें इस सेशन का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है, प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? विकल्प पहला दिया गया 28 सितंबर, दूसरा 20 सितंबर, तीसरा 22 सितंबर, चौथा 21 सितंबर। यहां जो सही विकल्प हमारा है, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। अब सबसे पहले ये जाने कि रेबीज किसके द्वारा होता है, तो ये वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। यह किसको प्रभावित करता है, तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेबीज से मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। अब हाइड्रोफोबिया का मतलब जल से डर लगना या किसी चीज से डर लगना, वह फोबिया शब्द से संबंधित होता है। अगर हम बात कर लें यहां रेबीज से संबंधित, तो आपको जरूर याद रखना है कि रेबीज का टीका सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया, तो लुई पाश्चर के द्वारा खोजा गया। और इनका संबंध किस देश से है, तो ये फ्रांस, इनका संबंध फ्रांस से था। और इनकी स्मृति में भी 28 सितंबर को मनाया जाता है, आपको जरूर याद रखना है। अगर यहां हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में, और अगर हम बात करें 22 सितंबर के बारे में, तो विश्व गैंडा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें महत्वपूर्ण दिवसों के रूप में, 16 सितंबर को जरूर याद रखना है आपको। 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखें कि ओजोन वायुमंडल के किस लेयर में पाया जाता है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाया जाता है। अब यहां पर स्वास्थ्य से संबंधित यह बीमारी है, तो आपको जरूर याद रखना है थीम 2022 की रेबीज दिवस की थीम क्या है दोस्तों, वन हेल्थ जीरो डेथ। क्या थीम है, वन हेल्थ जीरो डेथ जो है ये रेबीज दिवस की थीम है। कुछ महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्य संबंधित दिवस हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, अगर उनको हम देख लें तो हमारे प्रश्न गलत नहीं होने वाले हैं। यहां देखिए, पहला दिया गया विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और इसके अध्ययन को ओंकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। मतलब कैंसर के अध्ययन को ओंकोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगर बात करें विश्व टीबी दिवस, यह कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत ने टीबी समाप्त करने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो 2025 का। और ये किसके द्वारा होने वाली बीमारी है, तो ये आपको याद रखना है जीवाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके जीवाणु का नाम है। अगर हम बात करें कि यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो फेफड़ा को यह प्रभावित करता है टीबी। अगर हम बात करें विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 7 अप्रैल 1948
WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। साथ ही साथ इसका मुख्यालय भी याद रखें, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा किसका शहर है? स्विट्जरलैंड का शहर है। और इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस गब्रेसस अदनानम प्रमुख है। अगर बात करें मलेरिया की तो ये 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है यहां पर कब तक लक्ष्य रखा गया भारत के द्वारा मलेरिया समाप्त करने का? तो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है मलेरिया उन्मूलन का। अगर हम बात करें मधुमेह, इसी को डायबिटीज दिवस के रूप में भी जानते हैं। 14 नवंबर को, प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग होता है। अगर हम बात करें विश्व एड्स दिवस के बारे में, तो आज सुरक्षित यौन संबंध से संबंधित है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और इसका एक टेस्ट है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट कई बार पूछा गया है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है एलिसा टेस्ट। यहां देखिए एक लुई पास्चर जी का पिक्चर भी दिखाया गया है, जिनके स्मृति में 28 सितंबर को मनाया जाता है। आइए इसी क्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण दूसरा प्रश्न देख ले। और देखिए दूसरा है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिन्हें सीडीएस के नाम से भी जाना जाता है, कौन होंगे? देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए, पहला अनिल चौहान, दूसरा मनोज मुकुंद नरवणे, साथ ही साथ तीसरा दिया गया मनोज पांडे, चौथा दिया गया विवेक राम चौधरी। यहां दोस्तों जो हमारा सही विकल्प होगा ये अनिल चौहान जी हैं। अब यहां देखिए, यहां पिक्चर भी दिखाया गया अनिल चौहान जी का। ये भारत के दूसरे सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगर हम बात करें कि पहले भारत के सीडीएस कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले सीडीएस थे। साथ ही साथ इनका प्लेन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के बाद काफी समय से यह पद खाली था और अब इनके स्थान पे अनिल चौहान जी को घोषित किया गया है। अगर हम बात कर लें बिपिन रावत जी से संबंधित, तो 2022 पद्म पुरस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। पद्म पुरस्कार में आपको ध्यान रखना है 4 पद्म विभूषण सम्मान, साथ ही साथ 17 पद्म भूषण सम्मान, और आपको याद रखना है 107 पद्मश्री सम्मान से लोगों को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। टोटल 128 लोग। अब यहां जो आपको ध्यान रखना है कि जो 4 पद्म विभूषण सम्मान है, इसमें कौन कौन से लोग हैं? तो पहले आपके जनरल बिपिन रावत जी हैं, जनरल बिपिन रावत। दूसरे कौन हैं? तो आपको याद रखना है राधे श्याम खेमका जी हैं। और अगर तीसरे की बात की जाए तो कल्याण सिंह जी हैं। और चौथे की बात की जाए तो प्रभा आंत्रे हैं। अब राज्य भी जान लीजिए, प्रभा आंत्रे महाराष्ट्र से संबंधित हैं, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, और राधे श्याम खेमका भी उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। और आपको याद रखना है जनरल बिपिन रावत का संबंध उत्तराखंड राज्य से था। अब ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। साथ ही साथ 2 जानकारियां और यहां याद रखिए। मनोज पांडे भारत के 29वें थल सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम विवेक राम चौधरी जी के बारे में बात करें तो वायु सेना के प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी हैं, और इनका क्रम क्या है? 27वां है। साथ ही साथ वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें यही नेवी दिवस के बारे में, तो आर हरिकुमार जी जो हैं ये नौसेना के प्रमुख हैं, और 4 दिसंबर को नेवी दिवस मनाया जाता है। ये सारी जानकारियां आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों, आपकी सफलता के लिए ये आपके मदद जरूर करेंगे। आइए इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं देख लें। जैसे अगर बात की जाए भारत के 15वें राष्ट्रपति, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको याद रखना है ये
कहां से संबंधित है? तो आपको याद रखना है इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज में हुआ था और ये राज्यपाल के रूप में झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी सेवा दे चुकी हैं। साथ ही साथ आदिवासी महिला के रूप में पहली आदिवासी महिला, जबकि महिला के रूप में दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में हैं। अगर हम बात करें पहली कौन थी, तो आपको जरूर याद रखना है प्रतिभा देवी पाटिल जी जो हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। साथ ही साथ आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति के बारे में, तो ये क्रम क्या है? 16वां है, लेकिन व्यक्ति के आधार पर ये 14वें हैं। आपको याद रखना है इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में कार्यरत थे। साथ ही साथ नाम याद रखना है जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति हैं। अगर बात करें मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यू ललित जी हैं और इससे पहले कौन थे? तो एन.वी. रमन्ना जी थे 48वें। अगर बात करें यू ललित का उदय उमेश ललित जी। अगर हम बात करें किस अनुच्छेद में वर्णित है तो 124 के 2 में भारत के मुख्य न्यायाधीश वर्णित है। अगर बात करें भारत के महान्यायवादी, तो वर्तमान में के वेणुगोपाल जी हैं और इनका हाल ही में कार्यकाल समाप्त होने वाला है और इनके स्थान पे नए भारत के महान्यायवादी अपना शपथ ग्रहण करेंगे। और किस अनुच्छेद में है जरूर याद रखिए, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है और यह भारत का पहला विधि अधिकारी होता है। अगर बात करें भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन है, तो आप इसको याद रखिए तुषार मेहता जी जो हैं ये भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अब यहां सभापति की बात हो रही है राज्यसभा की, तो ये 4 जो प्रश्न दिए गए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आपको जरूर याद रखना है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो जगदीप धनखड़ जी जो हैं ये राज्यसभा के सभापति हैं। साथ ही साथ उपसभापति के रूप में हरिवंश नारायण जी हैं, आपको याद रखना है। नेता पक्ष के रूप में पीयूष गोयल जी हैं, पीयूष गोयल। और विपक्ष के रूप में बात करें तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी हैं। लेकिन आपको जरूर याद रखना है ये बात कहां से हो रही है? राज्यसभा से संबंधित। अगले करंट अफेयर की सीरीज में हम लोग लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को सीख लेंगे। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में चर्चा में रहा 12 वर्षों के बाद एक बार खिलने वाला पुष्प भारत के किस राज्य से संबंधित है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा केरल, चौथा मणिपुर। यहां जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर सी सही होगा, केरल। और वास्तव में इसे पश्चिमी घाट से संबंधित है और इस पुष्प का नाम आपको याद रखना है तो नील कुरंजी पुष्प है जो 12 वर्षों के बाद खिलता है। 12 वर्षों के बाद खिलता है। पिछली बार ये कब खिला था? तो 2006 में खिला था। और अब की बार वैज्ञानिकों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन का इस पे गहरा असर हुआ और ये अब 16 वर्ष के बाद पुष्प इसमें आया है। साथ ही साथ ये बहुत सुंदर पुष्प के रूप में जाना जाता है और पश्चिमी घाट की शोभा जब 12 वर्षों के बाद खिलता है तो पश्चिमी घाट की शोभा और भी बढ़ जाती है। इसी क्रम में जब ये 2006 में खुला हुआ था फूल, तो इससे प्रश्न बना हुआ था, तो आपको जरूर इसे याद रखना है केवल इतना कि 12 वर्षों के बाद खिलने वाला पुष्प का नाम क्या है? तो नीलकुंजी है। और यह किस राज्य से संबंधित है? तो मुख्यतः केरल राज्य से, या अगर आप ध्यान दें इसमें तो पश्चिमी घाट से संबंधित राज्यों में खिलने वाला पुष्प है। अब यहां महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाता है फूलों की घाटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो उत्तराखंड को जाना जाता है। अगर हम बात करें फूलों का
त्योहार के रूप में कौन सा त्योहार है? तो बथुकम्मा। बथुकम्मा त्योहार ये कहां से संबंधित है? तो ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है बथुकम्मा त्योहार। साथ ही साथ आपको याद रखना है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थापित किया गया है। आपको याद रखना है सिरई लिली फेस्टिवल कहां से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है, आपको जरूर याद रखना है। अगर बात की जाए आपसे यही चेरी ब्लॉसम महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो मेघालय की राजधानी शिलांग में चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है, जिसे सकुना का पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आपको जरूर याद रखना है। एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ नीलकुंजी को दिखाया गया है और इसका रंग जो होता है नीले रंग का होता है, इसी कारण ये काफी सुंदर भी दिखता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में भारत के किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पोषक अनाज अवार्ड 2022 दिया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया छत्तीसगढ़, दूसरा राजस्थान, तीसरा झारखंड, चौथा उड़ीसा। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ होगा। अब अगर आप याद कर पा रहे हो तो हम लोगों ने मिलेट से संबंधित हाल ही में एक प्रश्न पढ़ा हुआ है, अभी उसको रिवाइज कर लेंगे। अगर हम बात करें मोटे अनाज की, तो इसमें आपको जरूर याद रखना है ज्वार, बाजरा, कोदो, रागी आदि ये जो अनाज हैं, ये मोटे अनाज के रूप में जाने जाते हैं। और भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ जो है, ये इसे एमएसपी प्राइस पे खरीदने वाला भारत का पहला राज्य के रूप में है। अब यहां मोटे अनाज से संबंधित यह है कि ये पोषण युक्त होते हैं। मोटे अनाज जो होते हैं ये पोषण युक्त होते हैं, और इसी पोषण युक्त अनाज को छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जो एमएसपी प्राइस पे खरीदने वाला है, और इसी कारण पोषक अनाज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उत्तराखंड और झारखंड, इन तीन राज्यों का गठन सन 2000 में किया गया था, आपको जरूर याद रखना है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कौन हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। साथ ही साथ अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो अनुसुईया उइके हैं। अगर हम यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में देखें तो हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक योजना रही है हमार बेटी हमार मान जो है, ये किस राज्य सरकार की योजना है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की योजना है। साथ ही साथ चर्चा में रहा है कौशल्या योजना, यह भी छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आपको याद रखना है कौशल्या गौधन न्याय योजना, जहां गौमूत्र और गोबर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है, आपको इनको जरूर याद रखना है। अगर हम यही बात करें कि भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल टाइगर रिजर्व संख्या जो है ये 53 है, और 53वां टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो है, ये 36वां टाइगर रिजर्व है। छत्तीसगढ़ की राजधानी भी याद रखिए, रायपुर जो है ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा रानीपुर टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? अब यहां बात हो रही है रानीपुर टाइगर रिजर्व की। देखिए, पहला दिया गया मध्य प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा हिमाचल प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। यहां जो सही विकल्प हमारा है
विकल्प नंबर डी सही होगा। रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। अब उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारियों को अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ जो है राजधानी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल के बारे में बात करें तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो आपको याद रखना है 24 जनवरी। 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस कौन मनाता है? तो 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश मनाता है। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो भारत का चौथा राज्य जो है ये उत्तर प्रदेश है। अब यहां बात हो रही रानीपुर टाइगर रिजर्व की, तो सबसे पहले ये जाने कि ये कहां पर स्थित है। तो ये बुंदेलखंड में स्थित है। आपको याद रखना है कि बुंदेलखंड में रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है। अब यहां से उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल के दिनों में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चर्चा में रही हैं। जैसे अगर बात किया जाए नाइट सफारी उत्तर प्रदेश में कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो लखनऊ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? यह भी लखनऊ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। हाथी तराई रिजर्व बनाए जाने की घोषणा कहां की गई है? तो यह दुधवा नेशनल पार्क में हाथी तराई रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। अमृत सरोवर या भारत में पहला अमृत सरोवर कहां स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में। और हाल ही के रिपोर्ट के आधार पर अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में भारत का पहला राज्य कौन सा है या पहले स्थान पे राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। साथ ही साथ यहां टाइगर की बात हो रही है तो आपको जरूर याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। यहां से पूछा जाता है आपसे बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को, प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें टाइगर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जरूर याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में एक मैप के माध्यम से देखें। यहां देखिए मैप दिखाया गया है। अब इसके आउटलाइन में अगर हम देखें, यहां राजधानी अब देखिए लखनऊ को दिखाया गया है। साथ ही साथ एक प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ये देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है और ये सोनभद्र। कौन सा जिला है? सोनभद्र जिला है। अब ये सोनभद्र से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सोनभद्र किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? तो पहला आपका बिहार है, दूसरा आपका छत्तीसगढ़ है, साथ ही साथ उत्तराखंड है और मध्य प्रदेश। इन चार राज्यों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र जिला कौन सा है? तो ये सोनभद्र है। यहां देखिए ललितपुर आपको नीचे दिखाई दे रहा है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो कि तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है? तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा है, तो ये आपका ललितपुर है। ये तीन तरफ से घिरा हुआ है। आपसे सीमाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। अगर पश्चिमी की बात करें तो ये शामली है। कौन सा है? शामली है। उत्तर में सहारनपुर है। और अगर दक्षिण की बात करें जो कि सोनभद्र जो है ये आपका दक्षिणी जिला है। और सहारनपुर से सबसे कम सीमा या उत्तर प्रदेश की सबसे कम सीमा किस राज्य से लगती है? तो हिमाचल प्रदेश से लगती है, जो कि सहारनपुर जिले से। और सबसे ज्यादा किस राज्य से लगता है? तो जरूर याद रखना है वह मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा लगती है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहे सऊदी अरब के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यहां देखिए पहला दिया गया है सलमान बिन अबुल अजीम, दूसरा सलमान
सलमान खुर्शीद, तीसरा मोहम्मद बिन सलमान, चौथा सलमान बिन सलीम। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर सी सही होगा, मोहम्मद बिन सलमान। वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में सलमान बिन अब्दुल अजीज थे और इनके स्वास्थ्य कारण से इन्होंने सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में अपने पुत्र मोहम्मद बिन सलमान को सऊदी अरब का नए प्रधानमंत्री के रूप में घोषणा किया। अब सऊदी अरब से प्रश्न आपको जरूर याद रखना है, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रियाद है। साथ ही सऊदी अरब से मैप से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों को अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके प्रश्न जब भी सऊदी अरब से पूछे जाएंगे गलत होने वाले नहीं है। आइए एक मैप के माध्यम से देखें। यहां देखिए ये जो नए आपके प्रधानमंत्री होंगे मोहम्मद बिन सलमान, इनका पिक्चर दिखाया गया है। अब मैप के माध्यम से देखें, यहां देखिए विषुवत रेखा जो है ये सऊदी अरब से होकर गुजरती है। साथ ही साथ आपको देखिए यहां रेड सी दिख रहा है और यहां आपको फारस की खाड़ी दिख रहा है। विश्व का एकमात्र देश है जो 2 सागरों से अपनी सीमा साझा करता है, वो कौन सा देश है? वो सऊदी अरब है। यहां रियाद देखिए इसकी राजधानी दिख रही है। साथ ही साथ जो मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है या तीर्थ स्थल है मक्का और मदीना, देखिए मदीना और मक्का कहां से संबंधित है? ये सऊदी अरब में स्थित है। साथ ही साथ एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, रब अल खाली मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये सऊदी अरब में स्थित है। साथ ही साथ अल नाफूद मरुस्थल, दोनों मरुस्थल अत्यंत महत्वपूर्ण है। रब अल खाली मरुस्थल और अल नाफूद मरुस्थल जो कहां स्थित है? ये सऊदी अरब में स्थित है। यहां देखिए आपको दिया गया है इजिप्ट का नया नाम जो है ये मिस्र है और मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। यहां देखिए सूडान दिया गया है, सूडान की राजधानी जो है ये खार्तून जो है ये सूडान की राजधानी है। यहां देखिए इरिट्रिया दिया है, इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। यमन दिया है, यमन की राजधानी सना है। अगर हम बात करें यहां देखिए आपका दिया गया है अबू धाबी, ये दुबई यूएई है, यूएई की राजधानी अबू धाबी है। अगर हम बात करें यहां ओमान की, तो ओमान की राजधानी क्या है? जॉर्डन है।